नमस्कार, मैं पवन गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हूँ 2 दिन बाद। आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं तीसरी आँख मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलिल कुमार मिश्र जी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि FIR क्या है और FIR से लोग इतना भयभीत क्यों होते हैं। उसके साथ साथ जो है दूसरा क्वेश्चन ये भी था कि फर्जी FIR हो जाए तो क्या करें। उसके बारे में विस्तृत जानकारी श्री मिश्रा जी आपको बताए थे। आज मिश्रा जी 2 दिन बाद पुनः हमारे पास आए हुए हैं और उसी क्रम में आगे की जानकारी हम फिर इनसे साझा करेंगे और आपको अवेयरनेस के संबंध में बताया जाएगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारे पास आए हैं उसके लिए। और हमारे जो दर्शक बंधु हैं और काफ़ी लाइक कर रहे हैं आपके वीडियो को और उनको कहीं न कहीं जानकारी मिल भी रही है, अच्छी जानकारी मिल रही है। जैसे जानकारी का अभाव में लोग इधर भटकते रहते हैं, तो आपके द्वारा जानकारी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। सर, उसी के क्रम में आगे मेरा सवाल है कुछ जो है कि विवेचक अगर फर्जी चार्जशीट सबमिट करता है तो क्या करना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में विस्तार से दर्शकों को बताएं। धन्यवाद पवन जी कि आप अपने स्टूडियो में हमको ये अवसर देते हैं और एक जनता को जागरूक करने का एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं। ये आपने जो सवाल उठाया कि फर्जी चार्जशीट लग जाती तो क्या करना चाहिए, ये तो आज की आम समस्या हो गई है। चाहे राजनीतिक रसूख से हो या आर्थिक प्रभाव से हो, चार्जशीट तो मोस्टली फर्जी लग रहे हैं और आम जनता इससे काफ़ी पीड़ित है और न्यायिक प्रक्रिया में त्वरित न्याय न पाने से भी काफ़ी प्रभावित है और कहीं न कहीं जनता में न्यायिक आस्था आहत हो रही है जी। अगर विवेचक को चार्जशीट दाखिल करने की इनहेरेंट अधिकार मिले हैं तो जनता को भी कानून में बहुत सारे अधिकार मिले हैं कि चार्जशीट को चैलेंज किए जाएं, उसकी प्रोसीडिंग रोके जाएं, उसको क्वेश कराए जाएं। इसके लिए थोड़ा आपको माननीय उच्च न्यायालय तक अपने को तैयार करना होगा लड़ने के लिए। चार्जशीट को अगर आप चैलेंज कर सकते हैं अभिलेखीय आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर कि चार्जशीट निराधार है, तो आप चार्जशीट चैलेंज करके चार्जशीट को क्वेश करा सकते हैं, चार्जशीट की प्रोसीडिंग को स्टे करा सकते हैं। प्रोसीडिंग स्टे होता तो आपके लिए बेहतर है कि प्रोसीडिंग स्टे हुआ तो अब आईओ चले उस अपनी चार्जशीट को सही साबित करे और आपके तथ्यों को गलत साबित करे, तब जाकर कहीं चार्जशीट फिर प्रोसीड होगी। तो अक्सर इसके लिए कुछ लोग जाते भी हैं, लेकिन आजकल विगत दशकों से मैं देख रहा हूं कि न्यायिक प्रक्रिया में काफ़ी जो भी कारण रहे हों तो प्रोसीडिंग स्टे या क्वेशिंग के परिणाम कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन कम नज़र आ रहे हैं तो ये इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हक और हकूक़ के लिए लड़ना आपका दायित्व बनता है जी। और हर व्यक्ति को अपने दायित्व का अनुपालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 482 सिर्फ लाइफ में आपको एक बार ही मिलता है। चार्जशीट के बाद भी तमाम ऐसे स्टेज आएंगे जब आप 482 में हाई कोर्ट फिर जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको इस पर उदास होने की ज़रूरत नहीं, चार्जशीट चैलेंज करना चाहिए। चार्जशीट अगर किन्हीं कारणों से आपका स्टे नहीं होता, प्रोसीडिंग स्टे नहीं होता है, बेल अप्लाई करें, बेल करा करके और फिर आप अगली प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं, जिससे 482 या रिवीजन में फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये आपके पास अधिकार हैं। आईओ के पास तो एक लिमिट अधिकार था कि चार्जशीट उसने सबमिट कर दिया है, लेकिन उस चार्जशीट को चलाने के लिए न चले और चलाने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया है। बस जागरूकता का अभाव है, इसीलिए मुकदमों का अंबार न्यायालयों में लगा है, मजिस्ट्रेटों के कंधों पर बोझ है। अब हो सकता है यही कारण हो या कोई और भी कारण हो जिससे मजिस्ट्रेट, जैसे दशकों पहले जो मजिस्ट्रेट की कार्रवाइयाँ रहती थीं, त्वरित न्याय मिलते थे, हाई कोर्ट से प्रारंभिक स्टेज पर तमाम निर्णय आ जाते थे, तो देखने को अच्छा भी लगता था, न्यायिक आस्था लोगों की मजबूत थी। आज लोगों की न्यायिक आस्था आहत है और देखा जाए तो आज पूरे हिंदुस्तान में अगर हाई कोर्टों को देखा जाए तो कम स्ट्रक्चर्स पास हो रहे हैं। तो ये इस बात को सबूत हैं कि कहीं न कहीं न्यायिक प्रणाली किसी प्रेशर में है, किसी दबाव में है या मुकदमे के दबाव में है, किसी न किसी बोझ में तले दबा हुआ नज़र आ रहा है। अधिकतर देखा गया है, मतलब मैं देखता हूँ कि विवेचक आरोपी के अभिकथन व साक्ष्य को विवेचना का अंश नहीं बनाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा सा जागरूक करें लोगों को जो है। बहुत अच्छा सवाल है पवन जी, और कहीं न कहीं आप ज़मीनी स्तर के सवाल पूछ रहे हैं जी, जो निचले तबके के और दबे कुचले वर्गों के लिए लाभान्वित करने वाले प्रश्न हैं। जी जी। अभी मैंने बताया कि 482 प्रोसीडिंग स्टे होगा या क्वेश होगा, क्वेश नहीं होता बेल कराएंगे। उसी प्रक्रिया में अगर आपको लगता है कि विवेचक ने विवेचना का अंश आपके तथ्यों को या अभिलेखी प्रमाणों को नहीं बनाया है,
नहीं बनाना, अक्सर नहीं बनाते हैं। इसमें कोई बहुत आश्चर्य का हाँ, वो विषय तो समाज में देखने को मिलता है हाँ, जगह कोई जगह। बहुत आश्चर्य का विषय नहीं है। ये तो उनके कार्यशैली में समाहित हो चुका है, जी तो अक्सर नहीं बनाते हैं। तो हमें उन तथ्यों को संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ, अब तो धाराएं बदले हैं, बीएनएस क्या क्या बन गया है, लेकिन पुराने में अगर देखा जाए तो अब नाम बदले हुए हैं, तो नाम में परिभाषित थोड़ा करने में असहज महसूस कर रहा हूँ। लेकिन 173(8) CRPC 173(8) था, जिसमें आप पुनर्विवेचना के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और संबंधित मजिस्ट्रेट को अगर तथ्यों पर आधारित आपका आवेदन लगता है, या ये एप्लीकेशन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी दे सकते हैं, पुलिस अधीक्षक को भी दे सकते हैं, और नहीं करता तो संबंधित मजिस्ट्रेट को भी दे सकते हैं, और आप पुनर्विवेचना का आदेश करा सकते हैं। और करना चाहिए, मजिस्ट्रेट को करना चाहिए, ये आपका अधिकार है। अगर बाई द वे नहीं करता मजिस्ट्रेट, तो बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस आवेदन को लेकर के, इनके न करने के प्रमाण को लेकर के आप पुनः हाईकोर्ट 482 या रिवीजन में जा सकते हैं। रिवीजन में जाएंगे, निश्चित गौर किया जाएगा। नहीं जाएंगे, 482 जाएंगे, निश्चित रिलीफ मिलेगा। अगर किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के पास पहुंचता है तो निश्चित ही आपको लाभ मिलना है, और ये भी आपका अधिकार है, और आप उसको लाभ ले सकते हैं, और लेना चाहिए आम नागरिक को। एक बार नहीं हुआ तो इससे बहुत निराश नहीं होना चाहिए। मोहम्मद गोरी 17 बार भारत पर लड़कर की जीत पाया, तो हम अपने अधिकारों के लिए 2-4 बार लड़ सकते हैं। हाई कोर्ट मेरे लिए बैठा हुआ आम जनता के लिए, तो आपको वहाँ तक जाना चाहिए। हम मानते हैं कि न्यायिक प्रणालियाँ कहीं न कहीं से प्रभावित हैं, और स्वतंत्र न्याय करने में या जो भी हो कारण, तो आजकल आम तौर पर सुलभ नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अगर आसानी से कोई चीज़ नहीं मिल रहा तो हम अपने हक़ को छोड़ दें और रास्ते बदल दें। हमें संघर्ष करना चाहिए, किसी भी कीमत पर आरोप हमको चैलेंज करना चाहिए, और अपने सारे अधिकार लेना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको विस्तृत जानकारी बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी कि आप इस प्रोग्राम को चलाए हैं। मैंने आपसे पहले भी वचनबद्धता व्यक्त किया था कि आप इस तरह के जनहित के कार्यक्रम चलाएंगे, तो मुझे जहाँ तक की जानकारियाँ प्राप्त हैं, जहाँ तक मेरा विवेक कार्य करता है, मैं आपको जानकारियाँ आम जनता को आपके माध्यम से उपलब्ध कराऊँगा। जो मेरे से संभव नहीं होगा उस पर भी मैं अध्ययन करके जनता को उपलब्ध कराऊँगा। चूँकि मैं मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य करता हूँ, जनता को मानवाधिकार और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मैं संकल्पित हूँ। जी, तो आपके इस प्रोग्राम में आने पर मुझे गर्व हो रहा है, और मैं आपके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के। धन्यवाद। आपने आज तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलिल कुमार मिश्र को सुना। विस्तृत जानकारी कहीं न कहीं धरातल पे इन्होंने दिया है। इसी क्रम में आगे की मतलब इसी संबंधित विषय में आगे की जानकारी 2 दिन बाद फिर अपडेट की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।